एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में और आप देख रहे हो डीएनए के बारे में एक छोटी सी वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है और आपको लग रहा होगा कि हाँ हमें पता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए क्या होता है? हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है और हर एक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स की सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी हमारी सेल्स हैं उन सेल के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट है वो काम करता है, वो मतलब जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। वो बताता है कि हमारी सेल्स किस तरह से काम करेगी, किस तरह से कौन से हमारे जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। मतलब आपको पता है न्यूक्लियस जो है ना वो ब्रेन का काम करता है, वही डिसाइड करता है। वो क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि उसके पास डीएनए प्रेजेंट है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब हमारे सभी सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है तो सभी सेल एक तरह से काम क्यों नहीं करती। मतलब कहीं पे हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, कहीं पे हमारा कुछ हो रहा है, कहीं पे एंजाइम्स कौन से सिक्रेट हो रहे हैं, है ना। तो ये सब कैसे होता है कि हमारे जो सेल्स होती हैं उसमें डीएनए तो सेम होता है लेकिन उस डीएनए में से कौन सा पार्ट एक्टिवेटेड है। सपोज इसमें ये एक्टिवेट है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक्टिवेटेड है ना। तो इससे जो आरएनए बनेगा वो आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और वो प्रोटीन डिसाइड करती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट डिसाइड करता है। एक्चुअली ये डीएनए का ये पार्ट फिक्स करता है कि कौन सी सेल में कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब अगर किसी सेल में ये वाला पार्ट एक्टिवेटेड है तो किसी सेल में ये वाला पार्ट एक्टिवेटेड होगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट और जीन यू कैन से, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि हमारी सेल्स में क्या होना है। तो ऐसा है कि हमारा जो डीएनए होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कैरियर है। ठीक है, कैरी करता है कि कौन सा जीन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होगा, कौन सा हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास। अब देखिए, जो हमारा डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है, उस आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये चीज़ समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, जो हमारा डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आपने पहले तो ये इसका फॉर्म याद करना है। ठीक है, डीएनए से। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। फिर इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे, मतलब न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए, जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ जो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा क्लियर करके लिखने की कोशिश की है मैंने, जो ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये 3 बेसिक यूनिट से बनी होती है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 बेसिक यूनिट से, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर से बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये फिर से लिखा हुआ है मैंने, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन अल्टरनेट ज्वाइन करके एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस किससे बने होते हैं? कार्बन नाइट्रोजन की रिंग से बने होते हैं। ठीक है, इतना समझ लो कि न्यूक्लिक एसिड है, ये एक्चुअली पॉलीमर है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीमर है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। किससे? नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फेट ग्रुप और शुगर तो आपको याद रहेगा, नाइट्रोजिनस बेस आपको याद रखना है। कार्बन नाइट्रोजन की अल्टरनेट ज्वाइनिंग का होके रिंग बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, नाइट्रोजिनस बेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं। ठीक है, प्यूरिन को कैसे याद रखोगे? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। देखो, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये ऐसा लगे कि क्या बता रही हूँ मैं आपको। प्यूरिन मतलब एजी। एजी को कैसे याद रखोगे? हमारे हिंदुस्तान में लेडीज़ जो है अपने हस्बैंड को एजी बोलते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन में एजी होता है। एजी मतलब जैसे पति को एजी बोलते हैं तो वो प्योर होता है, मतलब उसकी कोई गलती नहीं होती कभी भी। इसको, अब इसमें कितने रिंग्स होती हैं इसको कैसे याद करोगे? ये सिर्फ ट्रिक है जो आपको समझने के लिए है। उसमें
डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डबल रिंग स्ट्रक्चर, इसको हटाने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको लास्ट में कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसको याद रखने के लिए कि हस्बैंड खुद भी ऐसे मानते हैं, जो उनके पति होते हैं वो भी खुद मानते हैं कि वो सही है, और उनकी लास्ट में बीवीज भी ऐसे ही मानती है, उनकी पत्नियां भी, कि हाँ यही ठीक है, ठीक है, परेशान होकर लास्ट में या कुछ भी। तो दो रिंग, दो लोगों का साथ हो गया, एजी दो लोगों का साथ हो गया, प्यूरिन प्योर है वो बिल्कुल सही है। अब बाकी जो बचा है वो पिरिमिडिन का याद कर लेना। पिरिमिडिन मतलब साइटोसिन थायमिन जो है वो पिरिमिडिन है जिसमें सिंगल रिंग होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज यूनिट आर रिपीटेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिपीट होते हैं, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज जो यूनिट्स होती हैं वो बार बार रिपीट होती है, स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको। जो वेरिएशन होती है वो नाइट्रोजनस बेस में होती है, ठीक है। 4 बेसिस होते हैं ATGC, इसमें A है एडेनिन, G है ग्वानिन, C है साइटोसिन और T है थायमिन। जो एडेनिन और ग्वानिन है ये क्या है, AG प्यूरिन है ये, और जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। साइटोसिन और थायमिन जो होती हैं वो पैरामिडिन होती हैं जो कि सिंगल रिंग से बनी होती है। मतलब आप समझ गए हो ना कि अगर ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है ना, इसका पॉलीमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये एक मोनोमर हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ के पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो डीएनए है वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। वैसे तो ये न्यूक्लिक एसिड ही है, आरएनए भी और डीएनए भी। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। समझ गए, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं, लेकिन डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है और यह पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब आपको न्यूक्लियोटाइड का जो है याद रखना है। अगर आपको लैब में कोई घुसा दे और आपको बोले कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करो, तो आपको पता होना चाहिए भी नाइट्रोजनस बेस दो मुझे, पेंटोज शुगर दो मुझे, फॉस्फेट ग्रुप दो, और ताकि मैं इनको ज्वाइन करके और मैं अपना न्यूक्लियोटाइड बना सकूँ। न्यूक्लियोटाइड्स बना बना के फिर मैं डीएनए उससे सिंथेसाइज कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाकर देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब नाइट्रोजनस बेस में हमें ये वाला जो मैंने बताया है ना कि प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, AGTC, ये डीएनए में यूज होते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में क्या डिफरेंस होता है अगली स्लाइड में मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। पेंटोज शुगर आप ले लोगे, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप सेम ही होता है दोनों में, पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर होता है, इस तरह से। ये भी एक सेकेंड ये बताती हूँ पहले मैं आपको। अब देखिए, हमें जो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए होंगे उसमें हमें क्या करना है। देखिए जो सेकंड कार्बन कंपाउंड है ना, सेकंड क्या करोगे आप, पहले इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसमें जो सेकंड कार्बन कंपाउंड है, अगर इसमें से हम ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड कर देंगे, समझ गए। मतलब फर्स्ट कार्बन पे तो हमारा लगेगा नाइट्रोजनस बेस। सपोज हमने यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया, यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया। अब ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट ही है पेंटोज शुगर, ठीक है। यह इनका जो बॉन्ड होता है, जो बहुत ही इनको प्यारा बॉन्ड होता है, वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ GLYSOCO SIDIC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आपका लगेगा ये, और जो सेकंड कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा ताकि ये डीऑक्सीराइबोज बन जाए, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि हमने एक शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया, तो एडेनिन और शुगर मतलब शुगर प्लस एडेनिन क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भी बताना है मैंने, क्या बन गया ये, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। शुगर के साथ अगर हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया है तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्लियर कर लेना अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ जो मैंने बोली है कि जब भी हम पेंटोज शुगर जैसे 5 कार्बन कंपाउंड से हम शुगर बनाते हैं तो उसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन कंपाउंड पे OH होता है और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ O को हटाएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ अगर हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इसे याद रख लेना। अब अगर हमें इस पे फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो हम यहाँ पे 5th कार्बन कंपाउंड पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर बॉन्ड यहाँ पे होगा
तो अब इन 3 चीज़ों को, मतलब यहाँ पे मैं P लिख देती हूँ, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जो हम ऐड करेंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके साथ ही हम यहाँ पे जोड़ देंगे नाइट्रोजनस बेस, और पेंटोज शुगर तो है ही, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, और उसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्लियर है? ये अपने दिमाग में अच्छे से लिख लेना कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी हैं, और इस पर क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर। ये जो एस्टर बॉन्ड है इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई है बिल्कुल, ठीक है। अब हम डीएनए वर्सेस आरएनए देख लेते हैं। देखिए ये डीएनए और आरएनए मैंने ये क्योरा से लिया है, और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। क्या बताया था मैंने डीऑक्सीराइबोज का, कि जो सेकंड कार्बन कंपाउंड है उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर होता है, और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, GCAT, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस जो आरएनए के होते हैं वो GCAU, मतलब टी की जगह आपको यू लगाना है, बाकी सेम है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि टी के साथ अगर बॉन्डिंग होती है ए की, तो यहाँ पे ए के साथ यू की बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ टी की जगह पे यू लगाना है, वो बन जाएगा आरएनए, और जी के साथ सी की, और इसमें भी जे के साथ सी की। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर है? इतना बहुत इजी है। देखो अब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर ले। मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पहले ही बता दिया है, लेकिन टाइड में याद रखना आपको सर्फ है, 3 चीज़ें लगती हैं। एक तो आपकी मेहनत लगती है, एक सर्फ लगती है, और एक उसका जो गंदा होता है कपड़ा, उसका गंदापन निकालने के लिए, मतलब कुछ मैला कपड़ा हो तभी तो वो निकलता है। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड को 3 चीज़ लिखोगे, तीनों ही जो हमारे डीएनए को बनाने के लिए काम आती हैं। ये क्या है, याद रखना है इस तरह से, ठीक है। शॉर्ट में बना के लिख दिया मैंने। अब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के देख लेते हैं, ठीक है। ए से क्या होता है, एडेनिन। टी से क्या होता है, थायमिडिन, ठीक है। सॉरी, ए से एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस है। अगर हम इस नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे या न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपको यहाँ पे बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। शुगर तो है ही, तो जब हम ए से बनाएंगे, और ए और जी क्या होते हैं, हमारे प्यूरिन होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्यूरिमिडीन होते हैं। तो देखो इन दोनों में डीन लगा हुआ है, प्यूरिमिडीन वाला। टी से थायमीन होता है, तो यहाँ पे थायमिडीन हो गया, और सी से साइटोसिन होता है तो साइटिडीन हो गया। समझ गए? अब जब न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमने उसमें क्या करना है, एसिड ऐड कर देना है, मतलब थायमिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड। ये तो बात दोनों का याद हो जाएगा। एडिनोसिन का एडिनाइलिक एसिड और गुआनोसिन का गुआनाइलिक एसिड, ठीक है। ये आपका डीएनए का था। और अब देख लेते हैं आरएनए का, मतलब यूरासिल। अगर टी की जगह पे यू आ जाएगा तो यू का यूरिडिन और यूरिडाइलिक एसिड। क्लियर हो गया? एक बार आप लिख के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। मतलब अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप एजी को अलग से याद रखेंगे, और आपका ये पिरिमिडिन का, दोनों का, टी और सी का अलग से याद रखेंगे। तो ये देखिए हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का, ये भी मैंने लिया है कहाँ से, रिसर्च गेट के किसी पेपर से उठा के लिया है। ये देखिए न्यूक्लियोसाइड से अगर हमारे प्यूरिन और पिरिमिडिन अगर बनते हैं तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, और हमारा पिरिमिडिन का क्या है, साइटिडीन, ठीक है। डेन्स का, पिरिमिडेन्स का साइटिडीन और थायमिडीन। और ये अगर आरएनए में है तो यूरिडीन, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड अगर बनते हैं तो ये वाले देख लो, इधर लिखा हुआ नहीं है डिटेल में, इसलिए मैंने पिछली वाली स्लाइड में लिख दिया है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए इतने में, बहुत ही आसान है ये। अब थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं, बस 2 मिनट और लगेंगी। द डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल हेलिक्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स है ये, स्पाइरल शेप्ड लैडर है ये, ठीक है। स्पाइरल मतलब इस तरह से जो हमारी स्पाइरल बाइंडिंग होती है बुक्स की, वैसे ही है ये। The upright or backbone of the ladder is made up of alternate pentose and phosphate group held together by कोवलेंट बॉन्ड्स। ये कोवलेंट बॉन्ड से वो बॉन्ड भी बता दिए मैंने, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वो होते हैं। द रग्स और स्टेप्स ऑफ द लैडर कंसिस्ट ऑफ द बेसिस, दीज बेसिस आर ज्वाइंट टू द पेंटोज शुगर विद कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड तो है ही, लेकिन कोवलेंट में कौन सा है वो भी बता चुकी हूँ। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन यूजिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ए और टी ऐसे होता है, ठीक है। जी
और C ऐसे होता है, मतलब T के साथ 2 बॉन्ड और A के साथ तो T बनता ही है। और RNA में क्या होता है, यहाँ पे U होता है, वो भी 2 बॉन्ड से यहाँ पे ज्वाइन करेगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या स्ट्रक्चर है इसका DNA का। Watson and Crick proposed that their DNA is made up of 2 strands that are twisted around each other to form a right-handed helical helix called the double helix। ठीक है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था और इनको नोबेल प्राइज़ में मिला है इसके लिए। तो ये वाला है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे डांस करते हैं ना लोग, उस तरह से ये एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट करते हैं। राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया, यही था हमारा डीएनए के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, और अगर नहीं आया फिर भी कोई क्वेश्चंस है, क्यूरीज हैं आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे, और थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, ताकि और अगर करते रहेंगे तो ज़रूर मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस पर लेके आऊँगी। थैंक यू वंस अगेन।